हेलो मनी नाइन। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आपके लिए शाम को 4 बजे लाइव लेकर आती हूं हेलो मनी नाइन पर्सनल फाइनेंस, जिसमें हम फाइनेंशियल प्लानिंग के अलग अलग एस्पेक्ट्स, आप जिस तरह के निवेश करते हैं, कहाँ निवेश कर रहे हैं, इन सब पर बात करते हैं। और थर्सडेज को हम बात करते हैं रियल एस्टेट की। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं तो आप में से एक की कहानी मैं लेकर आई हूँ, और वो है लखनऊ के रितेश। रितेश जो है लखनऊ से गुरुग्राम आए हुए हैं और किराए पर घर ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए हैं। घर ही नहीं मिल रहा, जो मिल रहा है वो उनके बजट से कई गुना ज्यादा है। और रितेश अकेले नहीं है, ऐसे लाखों लोग जो बड़े शहरों में नौकरी के सपने लेकर पहुंचते हैं अपने गांव कस्बे को छोड़ करके, उनके लिए दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में एक बड़ा चैलेंज होता है अपनी जेब के अनुसार उन्हें एक रेंटेड अकोमोडेशन मिल जाए। और ये तस्वीर अब और भी ज्यादा बदल गई है, क्योंकि हमने देखा है कि कोविड के बाद अब जो है लोगों को ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि रेंट्स इस तेजी से बढ़े हैं। एक रिपोर्ट हमें ये बता रही है कि रेंटल यील्ड यानी कि किराए से जो कमाई होती है वो अपने 5 ईयर हाई पर पहुंच गई है। तो एक समय हमने देखा कोविड का, जब स्लम्प आया रेंटेड अकोमोडेशन में, रेंट्स में, क्योंकि लोग अपने अपने घर चले गए। और अब ये दौर है पोस्ट कोविड, जहां आपको अपने बजट में घर मिलने में बहुत मुश्किल हो रही है। तो आज हम ये पूरा जो रेंट का मार्केट है ये किस तरह से बढ़ रहा है, और जो लोग मकान मालिक तो खुश हैं, लेकिन जो किराएदार हैं वो बेचारे क्या करें, उनको क्या ऐसे ही ऊंची कीमत देनी पड़ेगी। और दूसरा फ्रंट ये भी है कि घरों की कीमतें भी बढ़ रही हैं, जो घर खरीदना चाहते हैं वो भी बढ़ रही है, रेंट भी बढ़ रहे हैं। तो किराए का घर ले रहे हो या घर खरीद रहे हो ऊंची कीमत से, तो आपको सामना करना ही पड़ेगा। तो चलिए आज इन सब पर मैं बात करने वाली हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं लाइसाफोरा के फाउंडर और एमडी पंकज कपूर। रियल एस्टेट पर अच्छी पकड़ है। इनफैक्ट पंकज सर के पास हम हमेशा जब इस तरह के ट्रेंड्स आते हैं तो इन्हें समझने के लिए जाते हैं, और आज पंकज सर मेरे साथ हैं हमारे इस कॉन्वर्सेशन में। थैंक यू सो मच पंकज सर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू। एंड मैं इनसे बातचीत के लिए तो काफ़ी आतुर हुई कि भाई मुझे क्या आज नई बात पता चलेगी। अगर आप भी कुछ सवाल अपने पूछना चाहते हैं पंकज सर से तो आप भेज सकते हैं अपने सवाल हमें। आप हमें व्हाट्सएप कीजिए 9311121874 पर, या फिर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल कीजिए आप हमें money9query@tv9.com पर। आज का फोकस है रियल एस्टेट, ठीक है, और उसमें भी रेंटल मार्केट में क्या चल रहा है। साथ ही में आप हमें भेज सकते हैं अपने सवाल यूट्यूब पर लाइव हमारे कमेंट बॉक्स पर। तो मुझे पता है हम किसी दिन इंश्योरेंस की बात करते हैं, किसी दिन टैक्स की बात करते हैं, किसी दिन म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, लेकिन थर्सडे स्पेसिफिकली है रियल एस्टेट के लिए। तो प्लीज अपने रियल एस्टेट से जुड़े ही क्वेश्चंस हमें डायरेक्ट कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ओके पंकज सर, वेलकम टू मनी नाइन। सबसे पहले वो रिपोर्ट जो छपी है अभी और बता रही कि बंगलुरु में सबसे हैपनिंग लग रहा है रेंट के मार्केट में, रेंटल यील्ड जो है वो 4.5% पर पहुंच गई है, और ये 5 ईयर का हाई है। तो ये जो रेंटल यील्ड है, इस टर्म का जब मैं यूज करती हूँ तो इसके क्या मायने होते हैं, और एक टेनेंट यानी जो किराए का घर ढूंढ रहा है, जैसे मैं रितेश के बारे में बता रही थी, उनके लिए ये रेंटल यील्ड का बढ़ना अच्छी खबर नहीं है। देखिए, किराएदार के लिए अच्छी नहीं होगी, लेकिन निवेशक और लैंडलॉर्ड के लिए अच्छी बात होती है, क्योंकि कारण है कि अगर कोई चीज निवेश करता है तो उसकी यील्ड वो देखना चाहता है, और इसीलिए इसे रेंटल यील्ड वर्ड बोलते हैं। तो अगर रेंटल यील्ड को एक तरीके से अगर हम फॉर्मूला के हिसाब से सजाएं, बताएं, तो जैसे अगर किसी एक अपार्टमेंट है जिसकी वैल्यू करीब 40 लाख रुपए है और उसका रेंट 10,000 रुपये पर मंथ है, तो एनुअल रेंट उसका हो जाता है 1,20,000। तो एनुअल रेंट को अगर उसकी उसकी वैल्यू से अगर हम डिवाइड करते हैं तो रेंटल यील्ड आ जाती है। तो 1,20,000 को अगर हम 40 लाख से डिवाइड करते हैं तो 3% आता है। तो हम ये बोलेंगे कि उस प्रॉपर्टी की रेंटल यील्ड 3% है। तो रेजिडेंशियल मार्केट में मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देख लीजिए तो करीब 2.5% और 2 से 3% के बीच में रेंटल यील्ड रहती है। ऑप्टिमम रेंटल यील्ड होनी चाहिए 5, 7.5, 5%, जो कुछ एक शहरों में अब प्रिवेल होने लगी। जैसी आपने बात की है कि बैंगलोर में आज 4.5, 5% की रेंटल यील्ड है, और बैंगलोर एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे हमेशा से ही रेंटल यील्ड होती है हायर। हमने करीब 3 साल पहले एक पूरी स्टडी की थी जिसमें हमने 30 शहरों की रेंटल यील्ड का असेसमेंट किया था, जिसमें बैंगलोर टॉप पे आता था।
और ऐसा नहीं है कि कुछ एक एरिया में और बैंगलोर के आपको अच्छी रेंटल यील्ड मिलती है। पूरे क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिटी कि आप सिटी सेंटर से पेरिफेरी के डायरेक्शन में बढ़िए तो आपको रेंटल यील्ड ऑलमोस्ट 3.5% से लेकर के 5.5% के लेवल के ऊपर आपको मिलती है। तो बैंगलोर मोस्ट अफोर्डेबल मार्केट है, जेन्युइन मार्केट है। और वहाँ कैपिटल वैल्यू ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं हुई थी उस वक्त तक, तो इसके लिए रेंटल अच्छी थी। और रेंटल के बढ़ने का एक और रीज़न ये है क्योंकि अगर कैपिटल वैल्यू बढ़ती है तो जो लैंड ओनर होता है वो किराए में वो जो प्राइस बढ़ा जो उसने निवेश किया उस हिसाब से वो प्राइस बढ़ाता है। और बैंगलोर और कुछ एक शहरों में मेरा अपना एक असेसमेंट ये रहा है, जो मैंने बात की कि ऐसा क्यों है कि वो रेंटल यील्ड इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई। वहाँ पे बहुत सारे निवेशक हैं जो घर खरीदते हैं और उसे किराए पे देने का ही काम करते हैं। तो पिछले 1-2 साल के अंदर जिस तरीके से ईएमआई बढ़ गई, तो जो इंक्रीज हुई ईएमआई का जो इम्पैक्ट था वो उन्होंने रेंट में इंक्रीज कर दिया। और यही कारण है कि आपको जो है बैंगलोर और कुछ आईटी ड्रिवन सेक्टर जहाँ पे रेंटल मार्केट बहुत ही प्रोनाउंस्ड है, वहाँ पे आपको रेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दी है। ठीक है, तो दो फैक्टर्स जो बेंगलुरु को हॉट बना रहे हैं, एक तो आईटी की मौजूदगी और दूसरा अक्रॉस द बोर्ड अक्रॉस द एरियाज ये हम राइज देख रहे हैं क्योंकि लोग वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ही किया लोगों ने कि वो रेंट में घर दे सकें। तो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जिन्होंने निवेश किया उनको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, लेकिन जो घर तलाश रहे हैं उनके लिए मुश्किल है। पंकज सर, हमने बेंगलुरु की बात की और आप खुद कह रहे हैं कि आपने जो पास्ट भी देखा है उसमें देखा कि बेंगलुरु ही नंबर 1 पर रहा और आज भी हमें बेंगलुरु दिख रहा है। वैसे जनरली आपने अभी जिक्र किया कि रेंटल यील्ड जो है वो होना चाहिए, आइडियली कितना होना चाहिए, 5 to 7%, राइट? देखिए देखिए क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर जो है ना हाउसिंग शॉर्टेज है, इसके लिए जो घर होते हैं वो प्रीमियम के ऊपर बिकते हैं। तो अगर प्री और जो रेंट होता है वो बहुत जेन्युइन होता है, वो डिपेंड करता है डिमांड सप्लाई एक तरफ होता है लेकिन लोगों की अफोर्डेबिलिटी। जैसे आपका ओपनिंग स्टेटमेंट था कि एक रितेश जी जो घर ढूंढ रहे हैं रेंट के लिए और उनको अपने अफोर्डेबिलिटी वाला घर नहीं मिल रहा है, जबकि खरीदार वैसा होता है जो थोड़ा बहुत अपना बजट एक्सटेंड कर देता है, उसके लिए इतनी ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी नहीं होती। और क्योंकि घरों में शॉर्टेज है इसके लिए कैपिटल वैल्यू में थोड़ा स्पेकुलेशन रहता है, जबकि रेंटल जो है वो इनकम को बहुत अच्छी तरीके से दर्शाता है। और यही कारण है कि हमारे देश में जो है 2-2.5% की रेंटल यील्ड मोस्ट ऑफ द टाइम प्रिवेल करती है। और इस पीरियड में प्राइस रेंटल यील्ड के इम्प्रूवमेंट का एक रीज़न ये है क्योंकि कोविड के बाद जो है हमने कैपिटल वैल्यू में थोड़ा करेक्शन देखा। पिछले 5 साल से प्राइसेस बढ़े नहीं थे और उसके लिए आपकी रेंटल यील्ड इंप्रूव होती रही, क्योंकि कैपिटल वैल्यू अगर डिनोमिनेटर स्टैटिक रहता है और रेंट 5% के हिसाब से एनुअली बढ़ेंगे तो रेंटल यील्ड बढ़ती हुई आपको दिखाई देती है। तो इस तरीके का एक परिप्रेक्ष्य में ये मार्केट रहा। मेरा ये हिसाब है कि 3.5% की रेंटल यील्ड एक प्रोडक्टिव रियल एस्टेट को रिप्रेजेंट करती है, जहाँ पे कैपिटल वैल्यू में अप्रिसिएशन होता है। ऑप्टिमम 5-5.5% होती है। तो जो आप डेवलप वर्ल्ड की बात कीजिए, जैसे यूएस, यूके, जर्मनी, इन सब, इटली, कई सारे शहर हैं जहाँ और देश हैं जहाँ पे आपको 5-5.5% की रेंटल यील्ड दिखती है। इंडिया में ओके, ये आपको 2.5% से 3%, और अगर मार्केट बहुत एफिशिएंट और प्रोडक्टिव है तो 3.5% से 5%। सो बैंगलोर मोस्ट एफिशिएंट मार्केट है अगर हम इस हिसाब से करें इन टर्म्स ऑफ हाउस अफोर्डेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो 4 के आसपास बेंगलुरु 4.5 पर है बेंगलुरु की रेंटल यील्ड। और हम अब कुछ आंकड़े दिखाते हैं जो एनारॉक ने हमें एनारॉक की हमने देखी थी कि आईटी हब बेंगलुरु में हमने देखा ये है कि 9 महीने में ही घर का किराया जो है वो 31% बढ़ा है। बेंगलुरु के वाइट फील्ड इलाके में 2022 के आखिर में 1000 स्क्वायर फीट के जिस घर का रेंट 22,500 था वो 2023 में ऑलमोस्ट 30,000 पर पहुंच गया, 29,400 रुपए हो गई है। और ऐसा नहीं है कि बेंगलुरु ही, एनसीआर के भी कई पॉकेट्स में हम इसी तरह की बढ़ोतरी देख रहे हैं। द्वारका में हमने इस तरह की बढ़ोतरी देखी है,
मुंबई के चेंबूर में घरों के किराए में हमने ऑलमोस्ट 14% का जो है ये बढ़त ये इंडिकेट कर रही है। तो चलिए मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये हम देख रहे हैं बढ़ोतरी केवल बेंगलुरु में नहीं, गुड़गांव हो गया, आपके मुंबई के इलाके जो हो गए वहां पर भी इस तरह की बढ़ोतरी नजर आ रही है। आप क्या फील करते हैं, किस तरह के रेंटेड अकोमोडेशन, किस साइज के रेंटेड अकोमोडेशन के घरों की मांग है और इनके किराए में आपका कोई रिसर्च है? लाइसाफोरा ने क्या रीड किया है, आपने किस तरह का ट्रेंड देखा है रेंटल मार्केट में? तो रेंटल मार्केट स्पेशली मोस्ट ऑफ द आईटी ड्रिवन जो सिटीज़ हैं वहाँ पे आपको बढ़ी है, और इवन मुंबई में बढ़ी है, क्योंकि मुंबई में रीडेवलपमेंट का काम जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ा है। तो जो ओल्ड बिल्डिंग में लोग बाग रह रहे थे उनको रिहैब किया गया है रेंटेड अकोमोडेशन के लिए, तो रेंटल सप्लाई कम हो गई। दूसरा ये है कि कोविड के दौरान जो है बहुत बड़ी वैकेंसी आ गई थी, और उसके बाद जैसे ही ऑफिस रिज्यूम हुए हैं तो जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो अभी वापस आ गए हैं, और घरों के अंदर जो रेंट की डिमांड आपको बढ़ी हुई सारे शहरों में दिख रही है, और वैकेंसी कम हो गई है, और यही कारण है कि रेंट में जो है तेजी आ गई है। तो ये डिमांड एंड सप्लाई ड्रिवन है। ऑलमोस्ट जितने भी शहर हैं वहाँ पे आपको रेंट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो गई है। इसमें इन्फ्लक्स हुआ है लोगों का अपने होम टाउन से शहरों के अंदर। आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ का भी एक रीजन है, और वो भी एक दर्शाता है कि लोग बाग जो है शहरों में आ रहे हैं। और तीसरा मेरे हिसाब से एक पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि कंट्री ने इकोनॉमिकली अच्छा किया है, तो मेरे हिसाब से लोगों की इनकम भी बढ़ी है। क्योंकि रेंट जो है वो डिपेंड करता है कि हाउ मच योर टेनेंट इज विलिंग टू पे। अगर ही इज विलिंग टू पे हायर, दैट मीन्स हिज इनकम हैज इंक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जो कि नरेटिव ये बहुत ज्यादा है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ गई है, रेंट इनकम लोगों की नहीं बढ़ी है। मेरे हिसाब से इनकम में बढ़ोतरी हुई है, और रेंटल में जो तेजी हुई है ये इसका एक आईना है जो बता रहा है कि लोगों की स्पेशली अ सेगमेंट ऑफ आईटी एंड आईटीएस पीपल जो एम्प्लॉय हैं वहाँ पे वो अफोर्ड कर पा रहे हैं, और यही कारण है कि रेंट बढ़ गए। सो क्या पंकज से ये एक बिग सिटी फिनोमेना है जो रेंट्स बढ़ रहे हैं और बढ़े हुए जो किराए गोइंग फॉरवर्ड आप क्या देख रहे हैं? 2024 अभी शुरू हुआ है, सो आप क्या देख रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 गोइंग फॉरवर्ड? कुछ स्टेबिलिटी आने की उम्मीद है या यहाँ से रेंट बढ़ेंगे? सो दो हिस्से हैं, एक क्या ये हायर रेंट बिग सिटी फिनोमेना है, ओनली दो सिटी जो आईटी हब हैं जहाँ पर लोग नौकरी करने जाते हैं वहां पर हम इस तरह की बढ़ोतरी देख रहे हैं? सेकेंडली 24-25 में आप क्या कहते हैं कि स्टेबिलिटी की उम्मीद? देखिए, स्टेबिलिटी का दो रीजन है, क्योंकि कैपिटल वैल्यू में भी एप्रिसिएशन देख रहे हैं। कैपिटल वैल्यू जो घर की खरीद जो परचेज की कॉस्ट होती है उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। 8 से 10% सारे शहरों में हुई है। अभी भी मैं अपसाइड देखता हूँ, 10 से 15% की अपसाइड होगी। तो अगर वैल्यू में बढ़ोतरी होगी, और अगर सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड है तो रेंटल में भी इंक्रीज होगी। तो मेरे हिसाब से 5 से 7% रेंटल ग्रोथ मुझे अभी भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मुझे ये नहीं लग रहा है कि हम एक प्लेटू पे पहुंच गए और यहाँ से रेंट करेक्शन होने वाला है। मेरे हिसाब से रेंटल जो है वो जिस लेवल पे है यहाँ से एनुअली 5 से 7% आपको फर्दर ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। ओके, तो क्या जैसे रितेश की कहानी से मैंने शो की शुरुआत की थी, रितेश जैसे किराएदारों को अभी ज्यादा किराया देने के लिए तैयार होना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल मेरे हिसाब से, और या फिर उन्हें दूसरी लोकेशंस को चुनना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ टाइम्स हमने ये देखा है कि जो भी मोस्ट कन्वीनियंट लोकेशंस हैं जहाँ पे आईटी एम्प्लॉय और जो आपके एम्प्लॉय की वो जो आपके जॉब्स की लोकेशन है उससे इंटरेक्टिव लोकेशंस हैं, वहाँ पे रेंटल ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि लोग बाग अब घरों के पास में रहना चाहते हैं तो वो हायर रेंट देना चाहते हैं। लेकिन आप थोड़ा फार्दर एरिया और पेरिफेरल एरिया में जाएंगे तो आपको सस्ते रेंट मिल जाएंगे। तो आई थिंक कुछ हद तक थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और
दिल्ली एनसीआर की एक बात भी है कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बहुत वक्त से अटके हुए थे। अगर उसका रिजोल्यूशन होता है और सप्लाई वापस से कंस्ट्रक्ट हो जाती है तो रेंट की सप्लाई बढ़ जाएगी, तो आपको वहाँ पे फिर से मिल जाएंगे। इस वक्त लिमिटेड अवेलेबल सप्लाई है और यही कारण है कि रेंट में ज़्यादा उछाल आपको गुड़गांव जैसे दिख रहा है। तो जो सामान कम है और उसके जो मांगने वाले लोग हैं या उसका जो यूज करना चाहते हैं जो लोग, वही डिमांड सप्लाई, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई थोड़ी अटकी हुई है और ये इसीलिए एक मिसमैच भी नजर आ रहा है। लेकिन एक और बात नजर आती है कि इंडिया रेटिंग की एक रिपोर्ट को यहाँ कोट करूंगी, इसने ये बता रही कि FY 24-25 में घरों की कीमतों में ऑलमोस्ट 5% के आसपास का इजाफा हो सकता है। और अभी थोड़ी देर पहले हमारे मेहमान ये भी बोल रहे थे कि भाई रेंटल यील्ड्स में भी यही वो देख रहे हैं, एक ट्रेंड रहेगा। और 23-24 की शुरुआत में घरों की कीमतें में 22% तक का हम एक स्पाइक देख चुके हैं। तो एक तरह से पंकज सर, हम देख रहे हैं कि रेंटल यील्ड्स बढ़ रही है और जो सप्लाई भी जो मार्केट में जो या बन रहे हैं जो घर हैं उनकी कीमतें भी बढ़ गई हैं। तो कहीं से भी ना प्राइजेस में राहत मिलेगी ना रेंट में राहत दिख रही है। देखिए, और इसको दूसरे ढंग से भी हम देख सकते हैं कि अगर रेंटल यील्ड अच्छी होती है तो कैपिटल वैल्यू में बढ़ोतरी ज्यादा होती है। और यही कारण है कि अगर आप 2016 पे देख लीजिए तब रेंटल यील्ड 1% थी, इसके लिए कैपिटल वैल्यू में करेक्शन हुआ। तो मैं ये बैरोमीटर समझता हूँ कि रेंटल यील्ड एक तरीके का पैमाना है जिससे आप आंक सकते हैं कि आपके जो घर की कीमत है वो वायबल है, उसमें अपसाइड है या डाउन साइड। सो अगर रेंटल यील्ड डाउन लेस है तो डाउन साइड प्रेशर बढ़ जाता है कैपिटल वैल्यू में। इसका मतलब यह है कि रेंट बढ़ नहीं रहे हैं और कैपिटल वैल्यू डिस्प्रपोर्शनेटली हाई बढ़ गई है और यही कारण है रेंटल यील्ड कम हो गई। अगर रेंटल यील्ड ज्यादा होती है, जैसे अगर आप 3.5%, 4% कुछ एक एरिया में है, तो वहां पे कैपिटल वैल्यू में प्रोडक्टिविटी आ गई। क्योंकि हर मार्केट और जो हाउसिंग शॉर्टेज मार्केट है हमारा, तो हर बिल्डर जो है डिमांड को जो है वो कैश आउट करना चाहता है। अगर रेंटल यील्ड बढ़ जाती है तो वो बताता है लोगों की परचेजिंग पावर अच्छी हो गई है, तो वो प्राइस बढ़ा करके उसे इनएफिशिएंट बनाने की कोशिश करता है। तो मेरे हिसाब से यही कारण है कि मैं बोल रहा हूँ कि कैपिटल वैल्यू में एप्रिसिएशन होगा, तो कैपिटल वैल्यू में एप्रिसिएशन होगा तो रेंटल यील्ड कम हो जाएगी। और कैपिटल वैल्यू में एप्रिसिएशन होगा तो कुछ हद तक जो है इन निवेशक जो है वो रेंटल भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनकी ईएमआई की कॉस्ट भी बढ़ गई है। लेकिन ओके। ये एक डायनामिक्स है जिसके ऊपर रियल एस्टेट जो है बिहेव करता है, प्राइसिंग डायनामिक्स है। ओके, सो प्राइसिंग डायनामिक तो समझ लिया, लेकिन आपने मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दिया पंकज सर कि ये केवल क्या बिग सिटी फिनोमेना है या छोटे शहरों में भी हम देख रहे हैं। और इसको मैं कनेक्ट करना चाहूंगी अपने लाइव एक हमारे जो व्यूअर का एक उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन भेजा है, वो कानपुर के हैं, अरुण कटियार जी, और कह रहे हैं कि भाई काका देव कानपुर में किराया बढ़ा दिया है। मतलब कोई एक एरिया के बारे में बता रहे हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत आते हैं और मकान मालिक के हाथ में भी कुछ ज्यादा नहीं है, यहाँ पे जो है निर्माण लागत, जमीन के दाम सब कुछ बढ़ रहे हैं। तो ऐसा मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये जो है ये डिसाइड कैसे होता है, कौन से फैक्टर्स डिसाइड करते हैं? क्योंकि देखिए कानपुर इज नॉट लाइक एन आईटी हब, बट वहां पर भी वो कह रहे हैं कि वहां प्राइस इंक्रीज देख रहे हैं, तो बिग सिटी फिनोमेना तो नहीं है। तो ज्यादातर जो रेंटल हाउसिंग की डिमांड होती है वो माइग्रेंट पॉपुलेशन की थ्रू होती है। तो वो राइट, माइग्रेंट पॉपुलेशन बड़े अगर वो शहरों में आते के हैं। लिए आए हैं या फिर जॉब के लिए आए हैं, तो यही कारण है कि जहाँ जहाँ जो आईटी डेस्टिनेशन होती हैं जहाँ पे माइग्रेशन सबसे ज्यादा होता है वहाँ पे आपको दिखता है। दूसरा, स्मॉलर सिटीज में भी आईटी की ग्रोथ होनी चालू हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि सब लोग केवल बड़े शहरों में ही आ रहे हैं, स्मॉलर शहर में भी और सिटीज के अंदर भी आपको जो है छोटी छोटी इकोनॉमी दिख रही है और जिसकी वजह से रेंटल में ग्रोथ हो रही है। तो माइग्रेशन है, इनकम ग्रोथ है, इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर कोई भी इकोनॉमी का कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो चालू हो गया जिसकी वजह से माइग्रेशन बढ़ता है, तो उसकी वजह से जो है आपको रेंटल बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट एक फर्दर बोलता हूँ कि अगर आप रेंटल यील्ड की टॉप 10
लोकेशन और टॉप 3 और 4 लोकेशंस भी देख लीजिए, तो उसमें सबसे पहले बैंगलोर आता है, दूसरा इंदौर आता है, तीसरा राजकोट आता है, चौथा वडोदरा आता है। तो इन सारे शहरों में जो है रेंटल यील्ड ज्यादा है, तो ये हो सकता है कि वहाँ कैपिटल वैल्यू का एप्रिसिएशन इतना ज्यादा नहीं हुआ, इसके लिए आपकी रेंटल यील्ड अच्छी है। तो ये शहर अफोर्डेबल है घर खरीदने के लिए। और रेंट अच्छा आपको मिल जाता है वहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि केवल बड़े शहरों का ही फिनोमिनन है जहाँ पे थोड़ा बहुत इकोनॉमी इंटरेक्टिबिलिटी बढ़ती है और माइग्रेशन बढ़ता है, वहाँ आपको अच्छी रेंटल मिलती है। ओके, सो जो ड्राइवर्स हैं वो ये है कि वहाँ पे किस तरह की गतिविधि हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई, आईटी से जुड़ी हुई, ये कुछ फैक्टर्स हैं। इनकम ग्रोथ लोगों की कुछ फैक्टर है, और एक और फैक्टर जो उसको पंकज सर ने हाईलाइट किया था कि भाई जब घर बनने में टाइम लग रहे हो, नए घर जब मार्केट में नहीं आ रहे हो, तो फिर लोग रेंट के घरों में रहने लगते हैं और वहाँ पे हम एक प्राइस अप्रिसिएशन देखते हैं। सर एक क्वेश्चन लाइव में लेती हूँ। विक्रम प्रभु का सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग है, हमारे टॉपिक से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन स्टिल आई थिंक ये कई लोग जानना चाहते हैं कि अगर कोई घर खरीदता है, अगर कोई घर खरीदता है तो उसका टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो कितना हो सकता है, और इसमें क्या टीडीएस 1% का देना मैंडेटरी होता है या हम इसे अवॉइड कर सकते हैं? तो घर खरीदने में ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितना होता है, घर की कीमत का कुछ परसेंटेज अगर आप पंकज सर इसे आंसर कर पाए। ट्रांजैक्शन कॉस्ट मेरे हिसाब से, अगर आप स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन की के का प्राइस का कॉस्ट देख रहे हैं, तो वो स्टेट टू स्टेट जो है वो चेंज होता है। वो 6% के करीब महाराष्ट्र और कुछ एक शहरों में लगता है, और रजिस्ट्रेशन आपका 30,000 और 1% के करीब लगता है। और टीडीएस तो आपका कटता ही कटता है घर खरीदते वक्त, तो आपका 1% टीडीएस तो कटता ही है। उसके बाद जो वैल्यू बचती है वो आपको पे करनी होती है सेलर को। और तो उस हिसाब से है, तो ये तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं। और मेरे हिसाब से अगर आप ट्रांजैक्शन का मतलब, जो मैं समझ रहा हूँ कि अगर वो रजिस्ट्रेशन है और स्टैम्प ड्यूटी है, तो वो ये बात है। अगर आप इसको ब्रोकिंग से समझ रहे हैं, तो ब्रोकिंग हो सकता है कि डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन रहती है, जनरली इट इज 2%। ओके, ऑल राइट। और ये स्टेट टू स्टेट भी वेरी करेगा, रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट करेंगे, महाराष्ट्र के अलग होगी, यूपी की अलग होगी, गुजरात की अलग होगी। विक्रम सर, चलिए अब हरिकृष्ण जी का सवाल लेते हैं, और ये जानना चाहते हैं कि ये व्हाट्सएप पर सवाल आया हमारे पास कि अंधेरी में ये 1 रूम किचन सेट लेना चाह रहे हैं, इनका बजट है 65 लाख। इस बजट में क्या इन्हें अंधेरी में एक 1 रूम किचन मिल सकता है, या इन्हें कुछ और इलाकों में तलाश करना चाहिए? आप ही का शहर है मुंबई, आई एम श्योर आप इसे आंसर कर पाएंगे। 1 रूम किचन सेट, 65 लाख बजट, अंधेरी लोकेशन। देखिए, आप अंधेरी का भाव करीब 28,000 रुपए से लेके 40-45,000 रुपए कारपेट एरिया का प्राइस चल रहा है। तो अगर आप 300 स्क्वायर फीट का भी घर सोचेंगे कि अगर 1 रूम किचन है, तो वो करीब आपका 80 से 90 लाख रुपए के करीब आएगा। तो 65 मेरे हिसाब से आपको कम पड़ेगा 1 रूम किचन के लिए। अगर आप गोरेगांव के बियॉन्ड कांदीवली, बोरीवली और थोड़े से एक्सटेंडेड वेस्टर्न सबब की तरफ जाएंगे, तो आपको शायद इस लेवल के, इस प्राइस के ऊपर मिल जाए। और या फिर आप सेकेंडरी मार्केट में जो है वो थोड़ा सा स्काउट कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छी लोकेलिटी और अच्छा नया प्रोजेक्ट ऑफ जो है आपको इस प्राइस में नहीं मिलेगा। ओके, सो अंधेरी जो है मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा हरिकृष्ण जी स्ट्राइक आउट करना होगा। प्रॉब्ली आपको सबर्बन इलाके, गोरेगांव, कांदीवली वाले तरफ आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी इस बजट के साथ। नयन तारा का सवाल है, लोअर परेल के आदर्श नगर में फ्लैट खरीदना चाहती हैं, 30 साल पुराने 2 BHK फ्लैट की कीमत 4 करोड़ रुपए है। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये घर काफ़ी पुराना है, 30 ईयर ओल्ड घर है, तो क्या ये सही कीमत है, इनको लेना चाहिए? रीसेल में पुराना घर खरीदते समय क्या चेक करने की सलाह आप देते हैं पंकज सर एज एन एक्सपर्ट? देखिए, प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि अच्छी सी डील है, क्योंकि अगर लोअर परेल की एक अच्छी सी लोकेलिटीज और सोसाइटी और प्रोजेक्ट की बात कीजिए, तो वहाँ 50,000 से नीचे के प्राइस पे आपको नहीं मिलेगा। लेकिन तो आपका प्राइस करीब मेरे हिसाब से अगर 900 स्क्वायर फीट का भी फ्लैट है, तो 4 करोड़ के हिसाब से वो करीब
44,00,000 से 45,000 रुपए के भाव पे आ रहा है। तो प्राइस जो है मुझे ठीक ठाक लग रहा है। केवल स्ट्रक्चरली आप देख लीजिए कि ऐसी भी बात नहीं है कि आपको 30 साल पुराना घर आप नहीं खरीद सकते हैं। अगर उसका कंडीशन अच्छी है, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट नहीं हुआ है, और मेंटेन बराबर है, तो आप उसको खरीद सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा पैसा डाल करके किसी एक स्ट्रक्चरल और इन हाउस इंस्पेक्शंस कंपनी को बुला करके एक बार आप चेक करा लीजिए। कुछ एक इसके बेनिफिट्स भी होते हैं कि आपके मेंटेनेंस कम होगी इन कंपैरिजन टू द न्यू हाउसेस। नुकसान भी है, हो सकता है कि आपके पास एमिनिटीज कम हो। एक चीज और जरूर देख लीजिएगा कि आपके पास पार्किंग स्पेस है, क्योंकि पुराने घर बने थे तब लोग वाग इतनी कार नहीं खरीदते थे। अब कार एक तरीके की नेसेसिटी हो गई। तो ऐसा नहीं कि आप घर खरीद लीजिए फिर आपको कार पार्किंग रोड पे खड़ी करनी पड़े और आपके पास स्पेस ना हो। और इंस्पेक्शन कराना जरूरी है। और दूसरी बात है, लीगल टाइटल वगैरह देख लीजिए, चेन ऑफ एग्रीमेंट देख लीजिए। तो वो तो एक जेनरिक है, चाहे आप पुराना घर खरीदिए या नया घर खरीदे, लेकिन स्ट्रक्चरल डिफेक्ट नहीं होने चाहिए। रेजिडुअल लाइफ जो है आपकी बिल्डिंग की, वो एक असेसमेंट करा दीजिए कि आगे कितनी है। एक बेनिफिट और मिल सकता है मुंबई जैसे शहर के अंदर, कि अगर आपकी सोसाइटी से अगर नेक्स्ट 5 साल से 10 साल के अंदर रीडेवलपमेंट में जाती है और आपके प्लॉट पे हायर एफएसआई मिल जाती है, तो आपको इंसेंटिव एरिया भी मिल सकता है। जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स रीडेवलपमेंट में जो सोसाइटीज होती हैं उनके टेनेंट्स को जो है बेनिफिट होते हैं। तो वो एक आपके अपसाइड है, बट आप इसका ड्यू डिलिजेंस कर लीजिए और आप घर खरीद सकते हैं अगर वो वेल मेंटेन्ड है। ओके, सो सबसे इम्पोर्टेंट उसका स्ट्रक्चरल चेक जो आपको एक इंजीनियर्स के साथ, एक एक्सपर्ट्स की टीम के साथ करवाना ज़रूरी है। लीगल पेपर्स भी चेक ज़रूर कर लीजिएगा। पार्किंग जो का वो भी चेक करना नैनतारा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अक्षय शुक्ला का सवाल आया है कि नोएडा के सेक्टर 62 में भूटानी ग्रुप का एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसमें 27 लाख के इन्वेस्टमेंट में 100 स्क्वायर फुट की कमर्शियल प्रॉपर्टी मिल रही है। डिलीवरी 2 साल के बाद मिलेगी और डिलीवरी मिलने तक हर महीने 18,000 रुपए का एक अशोर्ड रिटर्न देने की बात कही जा रही है ना। व्हाई आई एम स्माइलिंग इज ये अशोर्ड रिटर्न जो है ये बहुत बड़ा छल होता है। चलिए अक्षय को आप क्या कहेंगे पंकज सर? नहीं, और बिल्कुल ऐसे ही रहता है। और हमारे भी एक रिलेटिव नोएडा में है, वो उन्होंने करीब 10 साल पहले ऐसे ही प्रोजेक्ट्स में निवेश किया था। अभी तक वो परेशान है। तो और मुझे ये नहीं लग रहा कि इतना जो है ऑप्टिममली प्राइस्ड है। आपसे 27,000 स्क्वायर फीट अगर 100 स्क्वायर फीट के एरिया का मांग रहे हैं तो आपको 27 लाख मांग रहे हैं 100 स्क्वायर 27 फीट। लाख, हाँ, तो 27 लाख मांग रहे हैं। तो इसका मतलब आपकी प्रॉपर्टी पर स्क्वायर फीट पे के बेसिस पे 27,000 रुपए पे है। हाँ, तो 27,000 रुपए पर स्क्वायर फीट नोएडा में अगर वो शॉप है तो फिर भी हम सोच सकते हैं। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा वहां पे इतना जो है रेंट देने वाला कोई टेनेंट है, और वहां पे उस तरीके के आपको कुछ रेफरेंसेस मिल रहे हैं जो रेडी बिल्डिंग है। क्योंकि अगर कोई 18,000 रुपए भाव आपको दे रहा है तो 180 रुपए का रेंट हुआ पर स्क्वायर फीट, और मेरे हिसाब से वहां पे 40-42 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेंट लग रहा है। तो अगर कोई बिल्डर अंडर कंस्ट्रक्शन के में एश्योर रिटर्न 2 साल के लिए बोल रहा है, तो वो आपसे पैसा लेना चाहता है एक 8% के ब्याज के ऊपर, जो उसको दूसरे मार्केट में नहीं मिलेगा। मैं नहीं समझता कि ये एक बड़ा ही, तो ये थोड़ा लालच है और ये छल है। एब्सोल्युटली अक्षय जी, ये जब अश्योर्ड रिटर्न की बातें कहते हैं ना उसमें ना बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं। आप जब उनसे और सवाल पूछेंगे और उसको क्लोजली वॉच करेंगे, जो सिंपल कैलकुलेशन है वो तो पंकज जी ने बता दिया, विच इज़ नॉट साउंडिंग सो गुड। सो प्लीज़ आपको थोड़ा सा इसको ना इससे दूर ही रहिएगा। ऋषिता का सवाल लेते हैं। मेरे पेरेंट्स के पास नोएडा में 3 फ्लैट हैं, क्या एक घर बेचकर उससे मिले पैसों को कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहिए? रेंटल इनकम के लिहाज से क्या ऐसा करना सही होगा? ओके, सो रेजिडेंशियल से मूव आउट कर, मतलब उसे बेच करके वो कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यू थिंक दिस इज अ गुड आइडिया पंकज सर? देखिए, आपको चूज करनी पड़ेगी लोकेशंस और चूज करनी पड़ेगी प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं हो कि आप
ऐसी लोकेशन पे ले रहे हैं जो डिसजॉइंट हैं और बहुत सारी वैकेंसी है, तो आपको लगता है कि कॉमर्शियल के अंदर आपको 6% 8% की कोई रेंटल यील्ड दे रहा है, जो रेजिडेंशियल की 2 या 3% रेंटल यील्ड से बेटर है, तो मैं ले सकता हूँ। लेकिन अगर एक हैबिटेबल लोकेशन है तो घर आपका किराए पे जल्दी उड़ जाता है, लेकिन ऑफिस जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट होती है। आज भी वैकेंसी है, तो अगर आप कोविड के बाद देख लीजिए तो आपको एक बड़ी रिकवरी रेजिडेंशियल में दिखाई दी, हाउसिंग में दिखाई दी, लेकिन कॉमर्शियल के अंदर अभी भी वैकेंसी ज़्यादा है और उस लेवल का वॉल्यूम आना चालू नहीं। हालांकि लास्ट क्वार्टर हमने देखा पहली बार थोड़ा सा अच्छा सा वॉल्यूम्स आया है 2-3 क्वार्टर्स के अंदर, लेकिन अभी भी हमारी वैकेंसी अच्छी ज़्यादा है। तो आप ये देख लीजिए कि ऐसी जगह पे निवेश कीजिए जहाँ पे आपको कम से कम 10% का रेंटल यील्ड मिल रहा है कमर्शियल के अंदर, क्योंकि आपको रिस्क प्रीमियम मेंटेन करना पड़ेगा कि व्हाट इफ आपकी प्रॉपर्टी साल 2 साल 3 साल लग जाए और रेंट पे चढ़ने के लिए, तो आपका लॉस ऑफ रेंटल हो, तो आपका इसके अंदर जो ऑप्टिमम रेंटल यील्ड कमर्शियल के अंदर डिपेंडिंग अपॉन मार्केट सिनेरियो जो है वो 8.5% से लेकर के 11% के बीच में होती है। आप इससे कम रेंटल यील्ड पे ना लीजिए, और अगर वैकेंसी वहाँ पे ज़्यादा है तो आप रेंटल यील्ड की अपेक्षा ज़्यादा कीजिए, क्योंकि आपकी डिस्काउंटेड रेंटल यील्ड जो है वो कम से कम 8 साढ़े 8% होनी चाहिए, तब आप निवेश कर सकती हैं। नोएडा में भाव बढ़ गए हैं तो एक अच्छा सा चांस है कि आप एग्जिट ले सकती हैं, एक प्रॉफिटेबल एग्जिट ले सकती हैं और आप निवेश करिए। लेकिन प्रॉपर्टी और का चुनाव देखने के बाद ही कीजिए, आंखें बंद करके जो है आप ना जाइए और इस तरीके के लुभावने ऑफर में भी ना पड़िए कि 6% 8% की रेंटल यील्ड मिल रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में कोई फिक्स रिटर्न्स दे रहा है टिल द पॉइंट जो है कमर्शियल। और तो इस तरीके के बहुत सारे ऑफर मार्केट में हैं और कंज्यूमर को थोड़ा स्टडी करने के बाद ही इसमें निवेश करना चाहिए। एब्सोल्युटली पंकज, मैं नोएडा में ही रहती हूँ और ऑफिस भी नोएडा में। तो जब हम जो बस आप नोएडा में वीकेंड पे निकल जाइए, आपको इतने सारे पैम्फलेट और अश्योर्ड रिटर्न बोलते हुए लोग रोड पर एक्चुअली पैम्फलेट आपको बांट रहे हैं। प्लीज़ इनसे थोड़ा सा ना आपको ड्यू डिलिजेंस करना बहुत ज़रूरी है। वो तो कुछ भी बोल देंगे कि भाई हम आपको रेंटल यील्ड जो है इतना दे देंगे, अश्योर्ड रिटर्न इतना दे देंगे, बट ये सब एक ट्रैप हो सकता है। सो ये इस तरह के जो ऑफर्स है ना, इसको थोड़ा सा अपने लेवल पर ज़रूर ड्यू डिलिजेंस कीजिएगा, नहीं तो Money9 पर कीजिएगा। पंकज सर जैसे एक्सपर्ट्स आते रहते हैं, इनसे पूछेगा। थैंक यू सो मच पंकज सर, आज आपने वक्त निकाला। आज के शो को यहीं वाइंड अप कर रहे हैं। शुक्रिया आपका सर। थैंक यू। ऑलराइट, तो चलिए आज के शो को यहीं खत्म करते हैं। शुक्रिया जो लोग लाइव जुड़े हुए थे हमारे साथ। कुछ सवाल अगर छूट गए हैं तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम उसे अपने अगले शो में शामिल करेंगे। और हाँ, Money9 के सुपर ऐप को अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को आप कैसे सुधार सकते हैं, कैसे बेटर बना सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको दे रहा है Money9 का सुपर ऐप, तो अभी डाउनलोड कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष सिंह। अगर आपको नहीं समझ आता है स्टॉक, करना चाहते हैं निवेश, पूछना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी सवाल, तो पूछिए। टॉक टू एक्सपर्ट सेक्शन Money9 के ऐप पर। डाउनलोड द ऐप नाउ। ऑलराइट, चलिए मेरी तरफ से बाय बाय। कल मुलाकात होती है शाम को 4 बजे लाइव। हेलो Money9।